हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखना यह है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप 25 प्लस करके दिखाएं। अपना ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो यह रहा हमारा पहला ही प्रश्न। और बता दें कि यह डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास से पे आधारित हमारा हो जाएगा, यानी कि काल विभाजन और आदिकाल से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो आपको कम से कम 25 प्रश्न तो करने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह रहा हमारा पहला ही प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि स्थापना में डॉक्टर नगेंद्र वीर गाथा नाम को अनुचित मानते हैं और आदिकाल नाम को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। यह तो रहा स्थापना। और तर्क में है कि जिन रचनाओं यानी कि जो 12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नामकरण किया, उसमें से कुछ अप्राप्त है और कुछ परवर्ती काल की है और कुछ प्रवृत्तियों में अधिक विविधता है। अब बताएं कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आप तक आपने इसका आंसर सोच ही लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। अब हम पहले भी बता दें कि हमने इसका सेशन यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर दिया है। डॉक्टर नागेंद्र की बुक का इसमें 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस क्लास को देखिए, फिर आके प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए। उससे बेहतर ये होगा कि हमारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और यह भी पता चलेगा कि कौन से प्रश्न कहाँ से किस टाइप से पूछे जाते हैं, और जो लोग देखे हैं वह लोग हल करें। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ है कि स्थापना में डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल करना अधिक वैज्ञानिक है। उनका कहना है कि जो रीतिकाल का नामकरण है वो श्रृंगार काल कहना अधिक वैज्ञानिक है। और तर्क में कहा गया है कि श्रृंगार का प्राधान्य प्रायः सभी युगों में रहा। श्रृंगार का प्राधान्य प्रायः सभी युगों में रहा, अतः श्रृंगार काल कहने से अतिव्याप्ति दोष होगा। अब बताएं कि इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कौन सा हमारा सही होगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है और आर क्या है, सही है। ए गलत है, आर सही है। अब जिम्मेदारी हम यहाँ पे यह नहीं बताएंगे ए गलत क्यों है और आर सही है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप जाइए सबसे पहले उस क्लास को देखिए कि आखिर यह गलत क्यों है। सारा अगर मैटर हम यहीं पे बता देंगे तो आप लोग थोड़े से आलसी होते हैं। अब इतनी बात यह है कि आप लोग जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, क्यों गलत हुआ है। यह आपकी जिम्मेदारी। इससे यह पता चलेगा कि हाँ, हमने कौन सा डाउट क्लियर करना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। हर एक चीज़, यही मात्र एक छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। अब मुझे इतना 100% विश्वास है कि कम से कम 99% ऐसे लोग हैं वहाँ पे नहीं जाके देखने वाले हैं। चलिए, अगर आप उन 1% में से हैं तो कम से कम जाके देखिए। अगर कोई बात कहता है तो उसको मानना भी चाहिए। अब बाकी आपकी जिम्मेदारी। हमने तो राह बता दिया, अब जाना या ना जाना, क्या करना है, डिसीजन आपका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि स्थापना में दिया है कि डॉक्टर नागेंद्र के काल विभाजन का दृष्टिकोण पूर्णतः समन्वयात्मक है। और तर्क में कहा है कि उन्होंने ऐतिहासिक कालक्रम और मूल साहित्य चेतना दोनों का समन्वय करके काल विभाजन प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। स्थापना में है क्वेश्चन नंबर 4 में डॉक्टर नागेंद्र ने छायावादोत्तर काल को एक अभाववादी नाम मानकर पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। और तर्क में है कि उन्होंने इसे 2 अस्पष्ट सकारात्मक खंडों और सकारात्मक खंडों यानी कि प्रगति, प्रयोग और नव लेखन में बांटा है। इसको किसमें 2 अस्पष्ट सकारात्मक खंडों में बांटा है। कौन कौन से? एक प्रगति प्रयोग है और दूसरा क्या हो जाएगा, नव लेखन में बांटा है। अब बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा।
यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है और आर क्या है, सही है। ए गलत है और आर सही है। अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह आखिर ए गलत क्यों है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखना यही है कि आखिर वे 1% कौन से लोग हैं जो जाके वीडियो को देखते हैं और भली भांति से इसको समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ अगला प्रश्न। स्थापना के तौर पे यहाँ कहा है कि रेनेन वैलेक के अनुसार साहित्य के इतिहास का नामकरण राजनीतिक घटनाओं या फिर राजाओं के नाम पर आधारित होना सर्वाधिक उचित है, जबकि यहाँ तर्क के रूप में है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार नामकरण का आधार केवल मूल साहित्य चेतना होनी चाहिए। उनका कहना यह है। अब बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ए गलत है, आर क्या है, सही है। अब फिर से वही बात, यह आपकी जिम्मेदारी है गलत क्यों है। एक एक पॉइंट आप इसको एक शॉर्ट नोट के तौर पे तैयार कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न स्थापना के तौर पे दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की रचनाओं को आदिकाल में तो रखा, पर उन्हें विशुद्ध हिंदी न मानकर प्राकृतिक भाष हिंदी कहा। यह उनका कथन है। और तर्क के तौर पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते थे। अब एक एक पॉइंट में बारीकी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। अब क्यों गलत है ये आप ढूंढिए। अगला प्रश्न हमारा है स्थापना में दिया है कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा समर्थित सरहपाद, यानी कि इनका समय क्या है 769 ईस्वी, हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और यहाँ तर्क के तौर पे है क्योंकि सरहपाद ने मुक्तक काव्य एवं दोहा शैली का प्रयोग किया, प्रथम बार इसका प्रयोग किया, और इन्हीं से नाथ एवं संत साहित्य के बीज उत्पन्न हुए। इन्हीं से नाथ एवं संत साहित्य के बीज उत्पन्न हुए, यह राहुल सांस्कृत्यायन जी का कहना है। तो अब बताइए कि इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि स्थापना पे जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार कब रचा गया था, 933 ईस्वी में, को हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना यानी ग्रंथ माना जाता है। और यहाँ तर्क के तौर पे दिया गया है कि प्रथम कवि सरहपाद की रचनाएं मुक्तक रूप में हैं, उनकी कोई एक प्रमाणिक पुस्तक यानी कि ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब आप बताएं कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों ऑप्शन ही हमारे क्या हो जाएंगे, सही हैं, और यह इसकी व्याख्या भी करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि श्रावकाचार कब रचा गया था और इसके राइटर कौन है, और यह भी है यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना माना गई है, यानी कि ग्रंथ माना गया है। ये सब पॉइंटें इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग तो देख ही लिए हैं क्वेश्चनों का लेवल कैसा है, एक एक पॉइंट में क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एक भी पॉइंट मिस हुई तो यहाँ से हमारे प्रश्न गलत होने की ज़्यादा आशंका है। हमने डॉक्टर नागेंद्र का जो सीरीज स्टार्ट किया है, क्या आपने देखा? अगर देखा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर वह क्लास देखे हैं तो देखिए, अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर नागेंद्र का जो क्लास 2 है हमने वहाँ से स्टार्ट किया है, उसको जाके देखें, फिर आके यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, फिर इससे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि स्थापना में डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल की अंतिम सीमा आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित क्या किया गया है,
1318 ईस्वी ही माननी चाहिए। और तर्क के तौर पर डॉक्टर नागेंद्र ने विद्यापति का जो रचना काल है यानी कि 1375 से लेके 1418 ईस्वी को आदि काल के अंतर्गत रखा है, इसलिए उस अंतिम सीमा 1418 ईस्वी मानना सर्वाधिक क्या है, उचित है। अब आप बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने इसका आंसर डिसाइड कर लिया होगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि क्या हो जाएगा, ए तो गलत है और आर क्या है, सही है। अगर आपको यहाँ पे मतलब वहाँ पे जाके देखने में कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा कि जो गलत है क्यों गलत है, आपको इसी वीडियो में बताना है प्रैक्टिस सेट हल करवाते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसा भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और 10वां प्रश्न स्थापना में दिया है कि आदिकाल में अपभ्रंश मूलतः धर्म की भाषा बन गई थी। आदिकाल में जो अपभ्रंश है वह मूलतः क्या बन गई थी, धर्म की भाषा बन गई थी। और तर्क के तौर पे दिया है कि उस काल में केवल देश भाषा यानी कि हिंदी ही जनता की वास्तविक मानसिक स्थितियों एवं युद्ध व भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब इसमें देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ए सही है, आर भी सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दोनों तो हमारे सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ध्यान रखने वाली बहुत सारी बातें हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और नाथ साहित्य को विशुद्ध साहित्य मानकर हिंदी साहित्य में प्रमुखता से स्थान दिया। और तर्क के तौर पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि सांप्रदायिक साहित्य को निकाल दिया जाए तो संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य को भी इतिहास से निकालना पड़ेगा। यह इनका कथन है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखते हैं कि इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी ए तो गलत है लेकिन आर क्या है, हमारा सही है। ए गलत है और आर क्या है, सही है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार फिर से हम रिपीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। स्थापना के तौर पर आदिकालीन सामाजिक परिवेश में नारी की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी और उसे देवी तुल्य माना जाता था। और तर्क के तौर पे है उस काल में नारी केवल भोग्या थी तथा उसे क्रय विक्रय व अपहरण की वस्तु माना जाता था। आदिकाल में स्त्रियों की कैसी दशा थी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आप बताएं कि इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी ए गलत है, आर क्या है, सही है। ए गलत है, आर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन में केवल 3 युग कौन कौन से आदि मध्य आधुनिक माने हैं। और तर्क के तौर पे उनका तर्क था कि मध्यकाल यानी कि भक्ति और रीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसे 2 अलग कालों में बांटना आवश्यक नहीं है। उन्होंने इसको 2 कालों में बांटना आवश्यक नहीं समझा। अब देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है और यह इसकी व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की राजनीतिक स्थिति पूर्णतः असंतुलन व निराशा से ग्रस्त थी। और तर्क के में रहेगा सम्राट हर्षवर्धन के पतन के बाद केंद्रीय सत्ता विघटित हो गई और राजपूत राज्यों में निरंतर युद्ध और पश्चिमी से यवन यानी कि मुस्लिम आक्रमण होने लगे। तो बताएं कि इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए भी सही है, आर भी सही है और यह इसकी व्याख्या भी करता है। ध्यान में रखिएगा कहाँ से आक्रमण होने लगे और कौन करने लगे और किसका शासन काल था। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में रचित संगीत रत्नाकर जो कि इसका समय है 1237 ईस्वी विशुद्ध रूप से केवल भारतीय या फिर हिंदू संगीत कला का ग्रंथ है। और तर्क में दिया है कि इस ग्रंथ में भारतीय और इस्लामी संगीत का मिश्रण यानी कि सारंगी, तबला, अलगोजा देखने को मिलता है जो सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। अब इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी ए गलत है, आर क्या है, सही है।
ए गलत है, बल्कि आर क्या हो जाएगा हमारा सही। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे के प्रश्न हमारे कालक्रम और उसे सुमेलित करने वाले होंगे, तो धैर्य के साथ बने रहिएगा। आगे के प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 यहाँ है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आधुनिक काल के उप विभाजनों का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। अब डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो आधुनिक काल है उसका जो उप विभाजन किया गया है उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हो जाएगा, पहले उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो जाएगा हमारा जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा हमारा छायावाद, और अंत में हो जाएगा प्रगति प्रयोग काल, जो कि चौथा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, यानी कि 4 2 3 1, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह उनका आधुनिक काल का उप विभाजनों का सही कालक्रम है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डॉक्टर नागेंद्र के काल विभाजन, डॉक्टर नागेंद्र के काल विभाजन यानी कि शताब्दियों के मध्य के आधार पर को, किसके आधार पर, शताब्दियों के मध्य के आधार पर विभाजित किया है, को प्रारंभिक से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रारंभिक से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें पहले आता है कि सातवीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य, यह हो जाएगा हमारा पहला। फिर इसके बाद उन्होंने किया था 14वीं सदी के बाद फिर 17वीं आ जाएगा, यानी दूसरा। तो यहाँ 3 और 1 किस में देखने को मिल रहा है, 3 और 1, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर चौथा हो जाएगा यहाँ पे 17वीं से फिर 19वीं, और फिर 19वीं से लेके मध्य से अब तक हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि यहाँ इसमें कहा गया है कि 18वां प्रश्न है, हिंदी के आरंभ यानी कि प्रथम कवि के संदर्भ में विद्वानों द्वारा प्रस्तावित समय सीमा को प्राचीनतम से नवीनतम कालक्रम में व्यवस्थित करना है। प्राचीन से लेकर नवीनतम तक इसको व्यवस्थित करना है। तो हिंदी के प्रथम कवि के तौर पे हम किन्हें जानते हैं, तो यह हो जाएगा शिव सिंह सेंगर का मत, यानी कि शिव सिंह सेंगर का मत है कि प्रथम कवि कौन हो जाएंगे, पुष्प या पुंड। तो यह हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि सबसे पुराने। तो इसमें 3 किस्में हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बल्कि इन दोनों में है। अब इसके बाद आगे हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि कौन सा हो जाएगा, फिर राहुल सांस्कृत्यायन का मत है कौन से प्रथम कवि हो जाएंगे, सर अपाद, जो कि अभी हमने इनका समय सीमा बताया है कि 769। और यहाँ हो जाएगा किसमें, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 1 फिर 2, फिर इसके बाद आएंगे इसके बाद 2, हाँ, आचार्य शुक्ल का आरंभिक समय यानी कि संवत 1050, कौन सा हो जाएगा, 1050। ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के नामकरण और उनके जो प्रसोता का सही सुमेलन करना है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, प्रारंभिक काल, चारण काल, वीर काल। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो सिद्ध सामंत काल करने वाले थे राहुल सांस्कृत्यायन, यानी ए का 2। तो ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ए और सी में। और प्रारंभिक काल कहने वाले कौन थे, प्रारंभिक काल कहने वाले थे मिश्र बंधु। कौन थे, मिश्र बंधु ने क्या कहा था, प्रारंभिक काल, यानी कि बी का 1 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं इसमें तो नहीं, इसे भी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सब गलत होंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था, इनका कहना था, इन्होंने क्या कहा था, वीर काल। और जॉर्ज गिडर्सन ने कहा था चारण काल। यह हो जाएगा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रथम कवि और उनके प्रसोता विद्वान का सही मिलान करना है। अब शिव सिंह सेंगर ने किन्हें प्रथम कवि के तौर पे माना है, अभी हम पीछे ही सॉल्व करके आए हैं। तो शिव सिंह सेंगर ने माना है किसे, पुष्पदंत को। किसे माना है, पुष्पदंत, यानी कि ए का 2, तो ए हो जाएगा गलत, ए गलत हो जाएगा, ये इसमें देखते हैं।
और राहुल सांस्कृत्यायन ने किन्हें माना है प्रथम कवि? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है सर हपात को प्रथम कवि के तौर पे माना है, यानी कि सी का 3। तो सी का 3 यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किन्हें माना है? इनके ये हो जाएंगे शालिभद्र सूरी। कौन हो जाएंगे? शालिभद्र सूरी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आधुनिक काल के उप विभाजन की समय सीमा का सुमेलित मिलान करना है। समय सीमा के साथ इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो भारतेंदु काल, जिन्हें हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, इसका समय, द्विवेदी काल, जिन्हें हम जागरण सुधार के नाम से जानते हैं, इसका समय सीमा क्या हो जाएगा? प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। तो आप बताइए कि इसमें हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? भारतेंदु काल का समय सीमा हो जाएगा हमारा ऑप्शन यानी कि 2। ए का क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 1857 से लेके 1900। और द्विवेदी काल का हो जाएगा 1900 लेके 1918 तक। प्रगति और प्रयोग काल, इसका समय सीमा हो जाएगा 1938 से लेके 1953। नवलेखन काल का हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा बचा हुआ 1953 ईस्वी से लेके अब तक, यह इसका समय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु का हो जाएगा 1857 से लेके 1900, यानी कि ए का 2। और द्विवेदी काल का हो जाएगा 1900 से लेके 1918, यानी कि बी का 4। और सी का 1। प्रगति और प्रयोग काल का हो जाएगा 1938 से लेके 1953। और नवलेखन काल का हो जाएगा 1953 से लेके अब तक। अब आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में धार्मिक चेतना या फिर संप्रदाय के उदय का सही विकास क्रम प्राचीन से लेके नवीन तक क्या करना है? बताना है। तो कौन सा आया था? इसमें आया था सबसे पहले महायान, जो कि बौद्ध धर्म, यह हो जाएगा, यानी कि 4। तो इसमें नहीं है, यह गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद आया था हमारा फिर ब्रजयान, जिसे तांत्रिक और 84 सिद्ध मानते हैं, यह हो जाएगा 2 पे, यह हो जाएगा फर्स्ट। फिर आया था नाथ संप्रदाय, यानी कि 3। फिर आया था संत काव्य, यानी कि 4। तो यह इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 4 2 3 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल की अंतिम सीमा मानने वाले विद्वान और उनके द्वारा निर्धारित वर्ष का सुमेल करना है। अब आदिकाल की अंतिम सीमा मानने वाले विद्वान और उनके द्वारा निर्धारित वर्ष को मिलान करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या माना है? इन्होंने माना है, अभी हमने देखा है 1318। रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा 1318। और अगर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इनका हो जाएगा हमारा 1343। और डॉक्टर नागेंद्र 1418, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1। किस में है? 2 3 1, यानी आई इज हमारा क्या है? सही आंसर। ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा काल विभाजन की पद्धति और उनके समर्थक विद्वानों का सुमेल करना है, यानी कि इसको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम पद्धति जिसको 4 युगों में विभाजित किया वह कौन है, और इसी तरह द्वितीय पद्धति, तृतीय पद्धति और चतुर्थ पद्धति। तो यहाँ पे पहले ही देखते हैं जिन्होंने प्रथम पद्धति यानी कि 4 युगों में विभाजित किया है वह हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और द्वितीय पद्धति जिसको केवल 3 युग यानी कि आदि, मध्य, आधुनिक में विभाजित किया है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि द्वितीय पद्धति यानी कि 3 युगों में किसने विभाजित किया है? यह हो जाएंगे हमारे गणपति चंद्र गुप्त। कौन हो जाएंगे? इन्होंने 3 में विभाजित किया है, गणपति चंद्र गुप्त। और तृतीय पद्धति में विधा क्रम के अनुसार विभाजित करने वाले कौन हो जाएंगे? यह हो जाएंगे
राम प्रसाद त्रिपाठी कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद त्रिपाठी। और चतुर्थ पद्धति यानी कि शुद्ध कालक्रम और ऋजु पद्धति में विभाजित करने वाले विदेशी विद्वान थे। कौन थे? विदेशी विद्वान। यानी कि डी का 1, तो डी का 1 किस में है? इससे गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। और यहाँ सी का 2 किस में हो जाएगा? इसमें पहले ऑप्शन, यानी कि पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आदिकालीन साहित्यिक धाराओं का उनके आश्रय के आधार पर सही सुमेलित करना है। तो संस्कृत साहित्य का क्या हो जाएगा? तो संस्कृत साहित्य इसमें हो जाएगा हमारा राज आश्रित, यानी कि राजाओं के दरबार में था, यानी ए का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्राकृत एवं अभ्रंश साहित्य की बात करें, यह हो जाएगा धर्म आश्रित, यानी धर्म का प्रचार का साधन था, यानी कि 3 हो जाएगा। और देश भाषा जो कि हिंदी साहित्य है, वह लोक आश्रित था, यानी कि वास्तविक प्रक्रिया थी, यह हो जाएगा सी का 1। यानी 2, 3, 1 कहाँ है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिकालीन प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या हुआ था? पश्चिम से यवन, मुगल, गजनवी आदि का आक्रमण हुआ था, या फिर सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु, या फिर पतन, राजपूत राजाओं का उदय एवं परस्पर युद्ध। तो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर इसको क्या है? व्यवस्थित करना है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पहले हुआ था सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, फिर इसके बाद राजपूत राजाओं का उदय और परस्पर युद्ध हुआ था, फिर यहाँ पे पश्चिमी यवन से मोहम्मद गजनवी का आक्रमण देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा विभाजित आधुनिक काल के उपविभाजनों की जो मूल युग चेतना है, कौन सी? मूल युग चेतना, ध्यान रखिएगा, का सही कालक्रम क्या होगा? तो सही कालक्रम बताना है। इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 4, 2, 1, 3। तो पहला हो जाएगा अतीत का गौरव, जो कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ। फिर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, 2, 1, 3। पहले अतीत का गौरव, फिर हो जाएगा राष्ट्रीयता, स्वराज का उदय, फिर यहाँ पे अंतर्मुख यानी आदर्शवाद, यानी गांधी अरविंद का प्रभाव देखने को मिला था, फिर मार्क्सवादी और यथार्थवादी चेतना देखने को मिला था, यानी कि ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा बस लास्ट के 2-3 प्रश्न और बचे हैं। आदिकाल के नामकरण और विद्वानों का सही संयोजन यानी सुमेलित करना है। इन्होंने कौन सा नाम दिया है? ये तो सभी लोग जानते हैं। आदिकाल नाम देने वाले कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल देने वाले हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। संधि एवं चारण काल कहने वाले हैं रामकुमार वर्मा, यानी सी का 1। तो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया है कि कथन है उनके कहने वाले विद्वानों के साथ सुमेलित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला एक कथन है कि इतिहास दर्शन अवयवों को पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना अखंड दर्शन है, या फिर प्रकृति की अंतिम अभ्रंत अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया है, उन्हें निकाल दें तो भक्ति को ही निकालना पड़ेगा। यह किनका हो जाएगा? तो सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति की जो अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। यह कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह किनका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और अगर भक्ति को निकाल दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और डॉक्टर नागेंद्र का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इतिहास दर्शन अवयवों को पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना खंड दर्शन होगा, यानी कि ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और
ए का यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र का हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। और एक आने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, ये भक्ति को निकाल दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यह रहा हमारा इसका आखिरा प्रश्न। आदिकालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण काल बिंदुओं को प्राचीन से नवीन क्रम में लगाइए। अब इसको बिंदुओं को लगाना है। अब इसको लगाना है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताएंगे और कमेंट में यह भी बताएंगे कि आप लोगों ने 30 प्रश्नों में से कितना हल किया। अगर आपका स्कोर 25 प्लस है तो समझ लीजिए कि तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं कह सकते, फिर भी अच्छी है लोगों की अपेक्षा। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। जिसका सही होगा उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। और यह सीरीज़ कंटिन्यू रहे, प्रैक्टिस लेकर आया जाए। पहले क्लास देखिए, फिर प्रैक्टिस सेट, इसी आधार पे क्या लेकर आया जाए। अगर हाँ तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कमेंट नहीं करेंगे यह सीरीज़ यहीं पे रोक दी जाएगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।